मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने की नई रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एमपी कांग्रेस को भी पद यात्रा निकालनी चाहिए, जो बूथ से बूथ तक निकले और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर सशक्त करे। बताया जा रहा है कि भोपाल में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति भी बन गई है। हालांकि बीजेपी इसे जनता को गुमराह करने का नया शिगुफा बता रही है और इसके बेअसर रहने का दावा भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये पद यात्रा न सिर्फ संगठन को नई ऊर्जा देगी, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम भी करेगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की पद यात्रा 28 दिसंबर से शुरू होगी। कांग्रेस की पद यात्रा गांधी जी की पुण्यतिथि पर होगा समापन। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में जाएगी यात्रा। कार्यकर्ता बूथ टू बूथ जाकर करेंगे संपर्क। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का लक्ष्य। मतदाता सूची में गड़बड़ी रोकने पर जोर। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका सकारात्मक परिणाम आए। अगर आज पदयात्रा के नाम पर इस तरह की शुरुआत होती है तो इसके फायदा ही होगा, क्योंकि पहले भी लोगों को जोड़ने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए एक दूसरे पर मिलने जाना पड़ता था। पदयात्रा के माध्यम के उद्देश्य से गाँव में लोगों से मुलाकात होगी, लोगों में संघर्ष होगा, एक भावना पैदा होगी और निश्चित रूप से देश के प्रति उनकी भावना मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की प्रस्तावित पदयात्रा पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा की थकी हुई स्क्रिप्ट को प्रदेश में दोहराने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस को जनता से नहीं, कैमरे से जोड़ो अभियान चलाने की आदत पड़ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास न तो संगठनात्मक ऊर्जा बची है और न ही जनाधार। इसीलिए वो यात्राओं के सहारे फिर से सुर्खियों में आने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस को जनता जोड़ो नहीं, नेता जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि पार्टी अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। पहली बात तो उनके पास लोग नहीं है, सिर्फ बातें हैं, बातों पर क्या। इस प्रकार की कोई यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल नहीं सकते। और उसके बाद भी अगर भारत जोड़ो की तर्ज पे कोई यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल भी ली तो जीतू भाई, आपके उस्ताद राहुल बाबा ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो क्या सत्ता मिल गई उनको? बैठे तो विपक्ष में ही हो ना, आप भी विपक्ष में बैठे हो। तो ये कांग्रेस कुछ भी कर ले, जब तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी है, जब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ जी है, तब तक जीतू पटवारी जी की दाल गलने वाली नहीं। बहरहाल कांग्रेस की प्रस्तावित ये पद यात्रा अब प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है। एक तरफ कांग्रेस इसे संगठन सशक्तिकरण और जनसंपर्क का अभियान बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बूथ से जन तक की यात्रा कांग्रेस को कितनी संगठनात्मक मजबूती दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे पदयात्रा पॉलिटिक्स की। दरअसल कांग्रेस से एक नए कार्यक्रम का ऐलान किया है और कांग्रेस अब पूरे मध्य प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और करीब 1.5-2 माह तक ये चलेगी। निश्चित तौर पर जब किसी भी तरह की यात्राएँ निकलती हैं, पदयात्रा हों चाहे मोटर यात्रा हों, पब्लिक से कनेक्ट का कोई भी कार्यक्रम हो, निश्चित तौर पर वो बेनिफिशियली होता है, उससे कुछ ना कुछ लाभ ही मिलता है। और वो कांग्रेस जिसको राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो वो तो ये मान के चल रही है कि उसी यात्रा की वजह से ही कांग्रेस की इतनी सीटें बढ़ गई। तो वो तो यात्रा से बड़ी उत्साहित है और उसको लगता है कि राजनीति में चुनाव में खड़े होने का, मैदान में डटे रहने का एक बड़ा मूल मंत्र उनको मिल गया है। और निश्चित तौर पर यदि ये पदयात्रा निकलती है और जैसा कि कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि ये बूथ बूथ तक पहुंचेगी और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, SIR की बात होगी, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी रोकने की बात होगी, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की बात होगी, पब्लिक कनेक्ट की बात होगी, लोगों से मिलने जुलने की बात होगी, कोऑर्डिनेशन की बात होगी, बहुत सारी
बातें इस यात्रा के दौरान होंगी। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो पहुंच है वो आम मतदाता तक होगी या आम जनता तक होगी। तो ये प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा बस यही लगता है कि ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव किसने लिया? वो लिया है दिग्विजय सिंह जी ने। अब दिग्विजय सिंह जी इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं और दिग्विजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, और दिग्विजय सिंह जब इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो फिर ये जीतू पटवारी हो, ये तमाम तरह के जो लोग हैं, उमंग सिंगार हैं, ये सब ये कहाँ रहेंगे, क्या इनकी भूमिका रहेगी, क्या अभी तक के सारे कार्यक्रम जिस प्रकार के प्रदेश कांग्रेस के जो प्रोग्राम होते हैं, अशोकनगर में एक बड़ा प्रोग्राम जीतू पटवारी जी ने किया था, लेकिन उसका पूरा श्रेय दिग्विजय सिंह जी ले गए थे। तो ये भी एक जो ये पदयात्रा पॉलिटिक्स के साथ साथ एक जो पॉलिटिक्स इंटरनल चलती है कांग्रेस में, उसका भी बड़ा देखने वाली बात होगी कि ये कितना किसके पक्ष में जाएगा। बहरहाल पदयात्रा कांग्रेस निकालने वाली है, एक शुभ संकेत है। हम तो शुभकामनाएं देते हैं कांग्रेस को कि वास्तव में आप इसी तरह से मैदान में आए और चुनौती एक पेश करें भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो आज इसी पदयात्रा पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस की एमपी में पदयात्रा के क्या है मायने? जमीनी कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा भर पाएगी ये यात्रा? क्या बूथ स्तर की सक्रियता से बदलेगी कांग्रेस की सियासी तस्वीर? बीजेपी क्यों बता रही इसे नेता जोड़ो यात्रा? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे संतोष सिंह जी गौतम जी। संतोष सिंह जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जी हैं। आलोक जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संतोष सिंह जी आपसे। निश्चित तौर पर ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है और राजनीति का मैं तो ये मानता हूं कि पदयात्रा जो है राजनीति का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है जनता से जुड़ने का। और अभी तक जितनी पदयात्राएं निकाली, किसी ने निकाली हो, चाहे जयप्रकाश नारायण से लेके और राहुल गांधी की लेकर और आडवाणी जी की रथ यात्रा और अभी भी तमाम तरह की आप यात्राओं की बात कर लें, सारी यात्रा कहीं ना कहीं लाभ ही पहुंचाती हैं। तो मैं तो इसे मानता हूं कि एक अच्छा कदम कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है, एक अच्छा इनिशिएटिव कांग्रेस लेने जा रही है। लेकिन इस पदयात्रा के जरिए आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, कितने लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, कितने लोगों को जोड़ पाएंगे, क्या इसका एक विस्तृत प्रोग्राम है, क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपका एक ओवरऑल व्यू। देखिए योगीराज जी, आपने जयप्रकाश नारायण की यात्रा की बात की, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आवाज मेरी डबल आ रही है क्या? नहीं, अब ठीक आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण जी की जो यात्रा थी उसके पहले भी महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था, निश्चित तौर पर सबसे पहली यात्रा थी जी। और उसके बाद में उस यात्रा का कितना असर हुआ ये हमने देखा जब नमक कानून तोड़ने की बात हुई। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी की भी यात्रा ले लो, उसका भी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ा। चंद्रशेखर जी की यात्रा का असर पड़ा। उसके बाद भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल गांधी जी ने भाजपा को 240 सीटों पर समेट दिया। रथ यात्रा का भी जिक्र कर दीजिए थोड़ा, आडवाणी जी की। आडवाणी जी की भी यात्रा थी, आडवाणी जी की उनकी विचारधारा की यात्रा थी, उसका भी उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं जी। और इसी प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव के पहले नर्मदा परिक्रमा की जो यात्रा थी माननीय दिग्विजय सिंह जी की जी, हालांकि वो एक धार्मिक यात्रा थी, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को मिला क्योंकि 120 से अधिक सीटों पर उनकी यात्रा थी और कांग्रेस को उसका लाभ मिला था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यात्राओं का लाभ मिलता रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों को और कांग्रेस भी ऐसी राजनीतिक यात्रा निकालेगी, लेकिन अभी इसका कोई स्वरूप फिक्स नहीं हुआ जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। ये दिग्विजय सिंह जी ने एक सुझाव दिया था, उसको पार्टी ने सिद्धांततः स्वीकार किया है। लेकिन अभी पार्टी संगठन सृजन के कार्यों में लगी हुई है और इस प्रकार की यात्राएं निश्चित रूप से निकाली जाएगी, लेकिन अभी इसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक बात संतोष सिंह जी, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जिस दिशा में कांग्रेस जा रही है, चाहे वो संगठन सृजन की आप बात कर लें और संगठन में जिस तरीके से आपकी जो गतिविधियां बढ़ी हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्शन जो बढ़ा है और मोबिलाइज करने के जो आपने तरीके ईजाद किए हैं, जो लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, आपके आंदोलनों में भी
जिसको कहते हैं ना तीव्रता आई है, तो मैं समझता हूं कि ये है तो पॉजिटिव साइन आपके लिए। और ये मैं प्रेम व्यास जी से ही पूछूंगा, लेकिन आप पहले बता दीजिए, प्रेम व्यास जी के लिए निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी का एक संगठन बड़ा मजबूत संगठन माना जाता है, लेकिन आपकी संगठन की मजबूती के भी प्रयास हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप क्या तगड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव में लंबा टाइम है, लेकिन जो आपकी सक्रियता बता रही है कि आने वाला समय बड़ा मतलब संग्राम महाभीषण होगा। देखिए योगीराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा तो ये मानना है कि अभी जो कांग्रेस काम कर रही है, जिस प्रकार से लगातार आंदोलन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है। इसलिए छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस जिस तरह से मैदान पे है, निश्चित रूप से जनता के ऊपर उसका व्यापक असर पड़ने वाला है और कांग्रेस को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक, प्रेम व्यास जी, देखिए आप कहिए कुछ भी, लेकिन अभी तक ये देखने में आता था कि चुनाव से इतने दिन पहले कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखती थी, लेकिन आप पिछले कुछ समय से आप देखिए लगातार, अभी चुनाव में अपने मध्य प्रदेश में बड़ा समय है, तब तक कांग्रेस ये टेम्पो मेंटेन करे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि जिस संगठन के दम पर आप नाज करते हैं, जिस संगठन पर आपको बड़ा फक्र है, देश का ऐसा संगठन जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है, उस संगठन पर काम करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। नहीं योगीराज जी, दो बातें हैं। इतनी अस्वीकार्यता किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज तक कांग्रेस में देखी गई थी क्या? और जिस तरह के उन्होंने पदस्थापनाएं करी, और उसके बाद एआईसी किसी कार्यालय के बाहर जिला अध्यक्षों की टीम पहुंची, और उसके बाद राहुल जी ने भी स्वीकारा कि हाँ मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुई है। उसके बाद लगभग 1.5 साल का जो इनका आदरणीय जीतू पटवारी जी का कार्यकाल था, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष तक तय कर नहीं पाए। उसके बाद जो रेस में जो घोड़े नहीं थे, उन घोड़ों को प्रथम पुरस्कार दे दिया। इंदौर से जिस व्यक्ति का नाम नहीं था, वो इंदौर से अध्यक्ष बन गया। और मोनू सक्सेना जी ने खुल के कहा कि जो है वो 1.5 करोड़ की डिफेंडर के कारण कुछ लोगों को पदस्थापनाएं दी गई। तो मुझे लगता है कि अस्वीकारता जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, उसके कारण ये स्थितियां निर्मित करके यात्राओं का प्रबंध कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह साहब अपनी जो उनकी मंशा है कि किसी तरह से जो है जयवर्धन सिंह साहब सेट हो जाए, उसको लेके वे आगे बढ़ रहे हैं। और पूर्व की यात्रा की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह साहब ने निकाली थी, उसके बाद 114 से 66 पे आ गए। राहुल जी की यात्रा लगभग 18 से 20 विधानसभाओं से निकली थी, उसमें से लगभग 16 से 17 विधानसभा कांग्रेस हार गई थी। उसके पहले जो है वो जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, उसका हाल आपने देखा था। रतलाम हो, जावरा हो, सागर हो, जिस तरह से कार्यकर्ता आपस में जूतम पेजार करते देखे गए थे। तो मुझे लगता है जनता के मध्य में विश्वास जब अर्जित करना हो तो एक सदृढ़ नेतृत्व, विश्वास और विचार के साथ में जनता के मध्य में जाते हैं। अब जिस समय आपको ध्यान होगा कि राम मंदिर का इशू चल रहा था, उस समय जीतू पटवारी जी ने घोषणा करी थी कि राम तो हमारे भी, हम राम यात्रा निकालेंगे। बताइए अभी लगभग 1.5-2 वर्ष हो गए राम यात्रा निकली की। जनता को छलने का कार्य कांग्रेस करती, कार्यकर्ताओं का निर्माण। अभी लगभग 5 लाख कार्यकर्ता। ठीक है, मैं वो चूंकि संतोष सिंह जी फिंगर रेस कर रहे हैं, संतोष जी मैं आऊंगा, लेकिन प्रेम भाई जी एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए। आप ये देखिए, निश्चित तौर पर ये आप जीतू पटवारी जी को लेकर जो आप बात कर रहे हैं वो आपका पक्ष है, लेकिन आप ये देखो कि पिछले कुछ दिनों से दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से एक्टिव हुए, उमंग सिंगार से भी मिलने वो चले गए, अजय सिंह जी से भी वो मिलने चले गए, और उनकी सक्रियता लगातार उन खेमों में बढ़ती जा रही है जिनको कि लेकर आप कांग्रेस को टारगेट करते हैं कि साहब उमंग सिंगार अलग जा रहे हैं, अजय सिंह जी का अलग गुट है। इन सबको एकजुट करने के काम में लग गए अभी से दिग्विजय सिंह जी। नहीं योगीराज जी, घोषणा के पूर्व तो कांग्रेस एक ही होती है ना। जैसे घोषणा होती है उसके बाद खंडन प्रारंभ होता है। दिग्विजय सिंह साहब की अभी घोषणा हुई है क्या? ठीक है, ठीक है। संतोष सिंह जी आप कुछ कह रहे हो तो फिर कहिए जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा आलोक जी के पास। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ लिख कर आने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी की जो यात्रा थी उसके बाद कांग्रेस की 66 सीटें आ गई, जबकि मैं उनको कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह की जो यात्रा हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व हुई थी और उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना ज्ञान अपडेट करके आना चाहिए डिबेट में जब बैठे, और तभी कोई टिप्पणी करना चाहिए। ठीक है, वो भी रिंग फिंगर रेस कर जी, जल्दी बोलिए प्रेम व्यास जी। देखिए, मैं तो पूरे कार्यकाल का जन आक्रोश यात्रा हो, दिग्विजय सिंह साहब की यात्रा हो, और अभी रिसेंट के रिजल्ट की बात करी संतोष जी। मैंने कहा रिसेंट में रिजल्ट अगर उनका प्रभाव के पहले तो प्रभाव रहना था। 2018 के पहले यात्रा हुई थी। 2023 का नहीं बोला मैंने, किसी सन का जिक्र नहीं करा, आप देख लीजिए मेरे उद्बोधन में। हाँ, लेकिन आपने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह जी यात्रा के बाद 66 पे आ गए। ठीक है, मैं आलोक जी से कमेंट ले लेता हूँ। आलोक जी,
ये जो जिस तरीके की एक्टिविटीज़, जो चैतन्यता कांग्रेस पार्टी में आई है, जो सक्रियता कांग्रेस पार्टी में आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल योगीराज जी, ये इस तरीके से बात डिबेट जो होती हैं, अब आजकल डिबेट सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत ज़्यादा होती है, तो पब्लिक हर बात से अवेयर रहती है। तो पहले की यात्राओं से आज की यात्राओं की तुलना नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति में आप ये देख लें कि दिग्विजय सिंह जी 20 सालों तक शिवराज जी के साथ में जो कदम ताल करते रहे, उसका नतीजा था कि शिवराज जी की सत्ता बड़े आराम से चलती रही और वही पॉलिसी चलती रही जो कांग्रेस अपने पहले कार्यकाल में पॉलिसीज अपनाती रही थी। तो इसलिए वो पॉलिसीज ज़्यादा अच्छी नहीं थी और शिवराज जी की राजनीति का नतीजा है कि स्टेट में कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो पाई, बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाया या बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो स्थिति आई है, वर्तमान सरकार ने, मोहन यादव सरकार ने जिस तरीके से कंट्रोल करना शुरू किया है, उससे दिग्विजय सिंह जी तिलमिला गए। आप ये देखें कि करणी सेना का लगातार विरोध आ रहा है सामने। आप ये देखें मध्य प्रदेश में जितने ठेके हुआ करते थे, उन ठेके में पार्टनरशिप दिग्विजय सिंह जी के समर्थकों की भी होती थी और ये पहली बार हुआ है कि इसको हटाया जा रहा है। ये जो पदयात्रा है, ये उस पीड़ा से उपजी हुई है। और सबसे बड़ी तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में भी दिग्विजय सिंह के लोगों की बिल्कुल 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 20 सालों तक दिग्विजय सिंह जी की जो जुगलबंदी रही है शिवराज जी के साथ में, उसका नतीजा था कि दिग्विजय सिंह जी खामोश रहते थे। लेकिन अब जाके जो उनपे जिस तरीके से चोट की जा रही है, उसका नतीजा अच्छा, ये एक तरीके से अच्छी है। ये यात्रा, जीतू पटवारी की यात्रा इस तरीके से अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। आप ये देखें, संघ की पार्टनरशिप, संघ के नाम पे लोग आ गए हैं, वो अपने ठेकों में भागीदारी करना चाहते हैं। गुजरात लॉबी के कारण आ गए हैं, वो गुजरात लॉबी का नाम लेके यहाँ पे ठेकों में शामिल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश पे कर्ज होता है और लाभ वो उठाते हैं। तो ये इस लिहाज से कांग्रेस की राजनीति को अच्छा कहा जाना चाहिए। इसके बावजूद ये कहा जाए कि मीडिया और सोशल मीडिया के बाद में बहुत ज्यादा असर करेगी ये राजनीति या कोई बड़ा सामाजिक बदलाव ले आएगी या राजनीतिक बदलाव ले आएगी, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जैसे मैंने भी जिक्र किया था संतोष सिंह जी कि असल में है क्या, देखिए ये वैसे बहुत आवश्यक है कि कम से कम आपकी कोई नीतियाँ, कोई प्रोग्राम बनते रहें, तो इस बहाने एक कार्यकर्ता में एक एनर्जेटिक रहता है वो, और उसके पास लगातार प्रोग्राम मिलते रहें तो भी वो मोबिलाइज होता रहता है। तो यदि ये होता है, हालांकि संतोष सिंह जी ये कह रहे हैं कि अभी ये प्रपोजल है और प्रपोजल यदि बिल्कुल अमली जामा पहनाया जाता है इसको, तो एक बड़ी बात होगी, बड़ी चुनौती कांग्रेस पेश कर सकेगी। लेकिन संतोष सिंह जी, एक दो बातें हैं। अब अच्छा, आप ये देखिए पिछले कुछ दिनों में दो बड़े नेता आपके, एक तो दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में दोबारा से, मतलब दिग्विजय सिंह रिटर्न कह सकते हैं उनको एक्टिवली पॉलिटिक्स, और दूसरा अभी कमलनाथ जी का एक बड़ा फोटो सेशन हुआ, यहाँ आए और उनके समर्थक बड़े जोश खरोश के साथ उनके साथ सम्मिलित हुए। तो ये सब एकदम से ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? एक थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। देखिए योगीराज जी, ये देखने का अपना अपना नजरिया है। आपने कहा कि दिग्विजय सिंह रिटर्न, दिग्विजय सिंह कभी भी राजनीति से साइडलाइन नहीं हुए, वो हमेशा से एक्टिव रहे और लगातार एक्टिव रहे। और कमलनाथ जी का ये पहली बार फोटो सेशन नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी जब भी आते हैं, पूरे प्रदेश भर से उनके समर्थक, उनको मानने वाले, उनका एक नेता के तौर पर सम्मान करने वाले, उनके अनुयायी उनसे मिलने आते ही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये दोनों बड़े नेता मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी की यात्रा जब भी होगी, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की जब भी यात्रा होगी, तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करेगी। क्योंकि पिछली बार भी उनकी केवल धार्मिक यात्रा ने कांग्रेस को सत्ता में ला दिया था, काफी बड़ा योगदान था उसका। तो अगर राजनीतिक यात्रा होगी और बूथ से बूथ तक यदि वो राजनीतिक यात्रा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी उसी से तो घबरा रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने एक तथ्यहीन आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिले हुए हैं। तो क्या उनके पास कोई ऐसे सबूत है? और अगर नहीं है तो वो इस पर भी टिप्पणी कर दें कि जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी शराबें पकड़ा रही है, जो शराब के साथ ड्राइवर पकड़ा रहा है, वो कह रहा है कि इस पर ये नारायण यादव की सरकार है, पूरे प्रदेश में नारायण टैक्स लिया जा रहा है। इस पर उनकी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। मैं कहता हूं कि जो भी राजनीतिक विश्लेषक को, पत्रकार हो, सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए। विपक्ष के खिलाफ बोलने के बजाय अगर वो सत्ता के खिलाफ बोले तो जनता के अधिक हित में होगा। ठीक है। मैं आपका प्रश्न आलोक सिंह जी तक वैसे तो पहुंच ही गया है, और जब उनका नंबर आएगा तो मैं उनसे इसका जवाब जरूर लूंगा। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप ये देखिए कि निश्चित तौर पर आप जीतू पटवारी जी को लेकर कुछ भी मतलब आरोप लगा सकते हैं, और आपके पास कहने के लिए हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन
एक बात ये ज़रूर है कि कांग्रेस की जो नई पीढ़ी है उसमें एक नयापन दिख रहा है, उसमें एक ऊर्जा दिख रही है। और जीतू पटवारी जी, ये अलग बात है कि देखिए अब कांग्रेस इतने बड़े बड़े नेताओं की पार्टी के जीतू पटवारी जी तो अभी भी उनके सामने बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी यदि वो प्रयास कर रहे हैं और यदि ये सब एकजुट करने में सफल हो गए, जैसा कि इसका थोड़ा सा अपने को ट्रेलर देखने को मिल गया था 2018 में, और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, ये सब यदि एकजुट हो गए तो आप इस चुनौती को कितना, आप इसको क्या बहुत, मतलब दिग्विजय सिंह जी का नाम आ जाता तो आप बड़े हल्के में ले लेते हैं सारी चीजें? नहीं योगी राज जी, देखिए विपक्ष की कमजोरी कभी भी हमारी शक्ति नहीं बनी। हमारी शक्ति बनी, हमारी ऊर्जा बनी, हमारे कर्तव्य और हमारी नेतृत्व क्षमता, ये प्रमुख होती है। हमने धरातल पर आके जनता के मध्य में क्या कार्य करें, किन विचारों को लेकर हम जनता के साथ में खड़े, वो निश्चित रूप से जनता उसका मूल्यांकन और आकलन करती है। जन आक्रोश यात्रा के समय मुझे लगता है कांग्रेस में भीड़ हुई थी, हर चैनल में दिखाया गया था, लेकिन वो भीड़ क्या वोटों में तब्दील हुई थी? यही प्रश्न है। जब मैं 2018 की, मैंने बिना सन लिए इसलिए आदरणीय दिग्विजय सिंह का नाम लिया क्योंकि एक ही यात्रा उनके खाते में जाती है। उसके बाद 2024 में अभूतपूर्व असफलता हुई थी। जेपी आंदोलन की बात हुई तो उसको दबाया किसने था? ये जनता ने देखा है। 1975 का दौर, उसके बाद में 1990 रथ यात्रा के बाद में क्या परिस्थिति निर्मित हुई, ये पूरे देश ने देखा है। 65 में करपात्री जी महाराज जब गायों और ब्राह्मणों को लेकर जब पहुंचे थे इंदिरा जी के समय पर, तो उन्होंने किस तरह से गोलियों से भून दिया था, ये पूरे देश ने देखा। नहीं, आप प्रश्न कर रहे थे पढ़ के आए, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई बता रहा हूं आपको, और कोई समस्या नहीं। मैं प्रदेश में आ जाता हूं वापस। अब प्रदेश की बात करते हैं। जीतू पटवारी जी जब जिस तरह से, जैसे ही सबसे पहले आए थे, उनका स्टेटमेंट था कि मैं गुटबाजी नहीं चलने दूंगा। उसके बाद कई सारे नेताओं ने विरोध करा। अभी उज्जैन में एक समानांतर कांग्रेस खड़ी हो गई है, जो जिनको ये डराने के प्रयास कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम मानहानि का नोटिस देंगे। जिस पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं होगा, वो पार्टी बूथों तक कैसे पहुंचेगी? सर्वप्रथम तो ये। दूसरा, कार्यकर्ताओं में आज स्वीकारोक्ति किसकी है? उमंग सिंगार जी एक जगह विशेष पे जाते हैं तो वहां पर उमंग सिंगार मुख्यमंत्री के नारे लग जाते हैं। उमंग सिंगार जी उसका जो है विरोध नहीं कर पाते। दिग्विजय सिंह साहब जबलपुर वाले मामले को पूरा प्रिय जयवर्धन सिंह के जो है खाते में डालने का प्रयास करते हैं। ये बताता है कि किस तरह से आदरणीय विशेष जो नेता है वे अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए यथाकथा प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात। आलोक जी, एक सवाल, एक तो चूंकि संतोष जी का भी आप यदि जवाब देना चाहते हो, जवाब ऐसा देना चाहिए, उन्होंने सवाल उठाया है। और यदि आपको लगता है कि वास्तव में इस प्रोग्राम में या कांग्रेस के वो जो बार बार जो बात करते हैं कि हम मतदाता सूची में गड़बड़ी उजागर करेंगे, SIR की बात वो कर रहे हैं, इन सारे प्रोग्राम में आप कितना दम मानते हैं? क्या ये चुनाव में चल पाएंगे या मध्य प्रदेश में भी इनका कोई अस्तित्व है? नहीं, मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है इनका अस्तित्व। दरअसल में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग बहुत अच्छे ढंग से काम करता रहा है और बड़े अच्छे ढंग से यहाँ की मतदाता सूचियाँ बनी हैं और उनमें कई गड़बड़ियाँ थी वो दूर भी की गई हैं। तो इधर पे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो संतोष जी ने जो चिंता व्यक्त की है, जो उनको अच्छा नहीं लगा सुन के, उनको बुरा लगा कि ऐसा आरोप हम लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, इसके एविडेंस है हर चीज़ के। और आज कांग्रेस के भी नेता बहुत सारे जानते हैं और मुकेश नायक तो बार बार कह भी रहे हैं कि साहब ऐसा हम लेके आएंगे, सामने आ जाएगी चीज़ें, वो कह भी रहे हैं। तो दरअसल में क्या है कि दिग्विजय सिंह जी, आप कुछ एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। व्यापम वाला मामला था, खूब आरोप लगाए कांग्रेस ने, बहुत सारे। नितिन महिंद्रा की नियुक्ति किसने कराई थी? नितिन महिंद्रा सिस्टम एनालिस्ट था, उसके पास में क्या एविडेंस नहीं थे? सारे एविडेंस थे जो सबसे पहले आ गए थे सरकार के पास में। और ये अब कई चीजें हैं जो कई तरीके से कही जा सकती। यदि हमने कोई बात कही है तो उसके पीछे तथ्य और भी कारण है बहुत सारे। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें, ये तो पॉलिटिक्स है जी जी। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बरसों से परंपरा रही है कि यहाँ एक दूसरे को निभाते हैं। एक समय था जब बाबूलाल गौर और दिग्विजय सिंह जी के किस्से थे। बाबूलाल गौर और अर्जुन सिंह और सुंदरलाल जी पटवा, इनके बड़े गहरी दोस्ती थी। बाबूलाल गौर तो अक्सर कहा करते थे कि जब भी मैं ट्रबल में आता हूं तो मैं दिग्विजय सिंह जी को फोन कर लेता हूं। तो ये बहुत, और शिवराज सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी की, इनका भी 2 बार कांग्रेस की सरकार गिरी और तब पटवा जी की चीफ मिनिस्टर बने और फिर पटवा जी की सरकार गिरी, फिर कांग्रेस आई। ये सब जो है पुराना इतिहास है। अब उस इतिहास में अपन न जाएं, अपन तो ये वर्तमान यात्रा के बारे में बात करें। एक सवाल बस ले सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत समय हो रहा है। संतोष सिंह जी, एक तो आप ये बस एक लाइन में संक्षिप्त से जवाब दे देना कि ये जो आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी हैं, चाहे कमलनाथ जी हैं, चाहे अजय सिंह जी हों, चाहे उमंग सिंगार है, अभी जो अलग अलग डिफरेंट एंगल में दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में क्या ये एक एंगल पर आ पाएंगे? और आ पाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके यहाँ भी।
बहुत संक्षिप्त में, हालांकि ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप कह रहा हूं कि केवल देखने का नजरिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में भी यदि हम झांकें, हाँ, मैं उनसे ही तो पूछ रहा अभी हूं। हमारे प्रेम व्यास जी कह रहे थे कि उमंग सिंगार जी के नारे लगे। मैं ये कह रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगे मुरैना में कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या उस पर कोई टिप्पणी है प्रेम व्यास जी की? मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गुटबाजी में न झांके। कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के डर का भी असली कारण यही है। ठीक ठीक, प्रेम व्यास जी बहुत जल्दी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ एक जिक्र तो उन्होंने कर दिया, दूसरा सागर में भी बड़ा घमासान बचा हुआ आपके, उसके बारे में भी एक लाइन बोल दें आप। नहीं योगीराज जी, वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है कि एक बार नेतृत्व की तरफ से अगर किसी व्यक्ति को कोई उपलब्धता या कोई पद या दायित्व दे दिया जाता है तो सब कार्यकर्ता उसके साथ हो जाते हैं, और दूसरी तरफ मानहानि के नोटिस देते हैं, वोट चोरी के आरोप लगाते हैं और डिफेंडर के आरोप लगाते हैं। अभी जनता तय कर ले कौन सा संगठन सुव्यवस्थित होकर जनता के मध्य में कार्य करता है। नहीं, ठीक है, इसी यात्रा का स्वागत तो किया जाना चाहिए। कम से कम कुछ तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आए। ठीक बात है। एक बात यह जरूर है कि देखिए, कांग्रेस चुनौती पेश करने की हरदम कोशिश कर रही है, और बीजेपी को भी थोड़ा ये चाहिए कि दिग्विजय सिंह के नाम पर थोड़ा सा कांग्रेस को भी हल्के में ना लें, समय कब किसका बदल जाए। बहरहाल आप तीनों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।